नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 2 अगस्त 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ विद स्ट्रॉन्ग जुलाई नंबर्स, Q2 गेट्स ऑफ टू अ सॉलिड स्टार्ट। कुछ हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स है जो कि हर क्वार्टर के बाद आते हैं, हर मंथ के बाद भी आते हैं इनफैक्ट। तो अभी जुलाई का जो है ये इंडिकेटर्स अच्छे हैं, फेवरेबल है। सपोज़ अगर GST की बात करें तो 11% अप है। Manufacturing PMI, which shows the sentiment of the managers, purchasing managers index बोलते हैं जिसे। अगर 50 के ऊपर होता है तो थोड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट है, अगर 50 के नीचे होता है तो नेगेटिव सेंटिमेंट माना जाता है। ऑफकोर्स 50 से जितना ऊपर होगा उतना पॉजिटिव है। तो 57.7 है। जेट फ्यूल सेल्स राइज है। दैट मीन्स कि लोग ज़्यादा ट्रैवलिंग, लोग ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना चाह रहे हैं ट्रैवल एंड टूरिज़्म में, तो ऑफकोर्स ओवरऑल इकनॉमी तो बढ़ती है उससे। उसके बाद UPI ट्रांजैक्शंस भी अप है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी अप है, एंड देन ऑटो डिस्पैचेस इज़ हाईएस्ट एवर एट 3,52,500 यूनिट्स पर मंथ। तो काफ़ी अच्छा नंबर्स है। फिर उसके बाद टेस्लास चाइनीज़ वेंडर्स में गेट टू मेक इन इंडिया। देखिए, पहले ही डिस्प्यूट चल रहा है टेस्ला और इंडिया का, मतलब टेस्ला और इंडियन गवर्नमेंट में। टेस्ला कह रहा है कि भाई हमें थोड़ा कंसेशन दिया जाए ताकि हम चीप रेट्स में जो है चाइना से, उनका तो पहले ये कंटेशन, मतलब ये प्रपोजल था कि हम एज इट इज़ यूनिट इंपोर्ट कर लें, वो तो इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया। फिर अब वो आपस में प्रपोजल डाल रहे हैं कि भाई हमें कंसेशन दिया जाए कुछ इम्पोर्ट्स में। वो भी इंडियन गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई हम कंपनी स्पेसिफिक तो कंसेशन नहीं दे सकते, बट हाँ हम ओवरऑल देख सकते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। टेस्ला जो है अब अपनी चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर से बात कर रहा है कि भैया आप इंडिया में जो है प्लांट बैठाना चालू कर दो। तो अब चाइनीज़ प्लांट तो वो मना नहीं कर सकते ना इंडियन गवर्नमेंट कि हाँ भाई ठीक है, चाइना का कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो उसके लिए मना थोड़ी कर सकते हैं। बट गवर्नमेंट ने ये चीज़ क्लैरिफाई कर दिया कि हाँ हम इंडस्ट्री वाइड अगर कुछ रहेगा ऐसा तो हम ज़रूर कंसेशन के लिए लेंगे, लेकिन टेस्ला के लिए स्पेसिफिक कोई कंसेशन नहीं दिया जाएगा। जस्ट दैट उनके क्रिटिकल पार्ट्स पे विच इज़ यूज्ड इन EV, उस पर थोड़ा कंसेशन दिया जाएगा, वो भी टेस्ला नहीं, वो पूरे इंडस्ट्री वाइड दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, फॉलोइंग DGCA रेप्रीमांड, इंडिगो रिंग्स इन चेंजेस टू अवॉइड फ्लाइट इंसिडेंट्स। देखिए हुआ क्या एक्चुअली, इंडिगो के मतलब हर फ्लाइट के लैंडिंग में ना कुछ एक प्रोसीजर्स रहता है। आपको कितने स्पीड से लैंड करना है, आपको किस एंगल में लैंड करना है, और उससे इतना फ़र्क पड़ता है कि आप मान लीजिए एक तो पायलट का इंटरनल रेटिंग भी फ़र्क पड़ता है कि भाई उसका रेटिंग क्या है, उसने ढंग से लैंड कराया कि नहीं कराया, और जेट फ्यूल के कंजम्पशन में भी फ़र्क पड़ता है। मतलब अगर मान लो अगर आप 3 विंग्स फ्लैप जो ओपन करके अगर लैंड कराते हो, वो एक टर्मिनोलॉजी रहता है, तो उसमें अगर आप लैंड कराते हो तो आपका फ्यूल का कंजम्पशन काफ़ी कम हो जाता है। मतलब 10 kg तक का फ्यूल बच जाता है सिर्फ आपके एक लैंडिंग में। तो आप समझिए अगर 180 फ्लाइट्स या 1800 फ्लाइट्स रहेंगे तो 18,000 आपके केजीज बचेंगे पूरे दिन भर के। ठीक है, वो भी मैं कह रहा हूँ, मतलब एक नंबर से सिर्फ आप 10 मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतने आपके केजीज बच जाएंगे अगर आप सिर्फ सही से लैंडिंग कराओगे। बट इसमें ना एक कैच है। देखिए फॉर एग्जांपल 3 फ्लैप ओपन वाला जो ये है प्रोसीजर है लैंड कराने का, उसमें आप ग्राउंड लेवल को स्टडी करके ही वो चीज़ कर सकते हो। मान लो ग्राउंड लेवल अगर फेवरेबल नहीं है 3 फ्लैप लैंडिंग के लिए, तो आप फिर वो 3 फ्लैप लैंडिंग कराओगे तो वो रिस्की लैंडिंग हो जाता है। तो कई बार क्या हुआ है, इंडिगो के पायलट्स ने ऐसा लैंडिंग कराया है जिसके कारण उनका टेल जो है, जो फ्लाइट का टेल है, वो टच हुआ है ग्राउंड पे। इसके कारण अभी DGCA ने इनके ऊपर फ़ाइन भी इम्पोज किया, लगभग 30 लाख के आसपास उन्होंने फ़ाइन इम्पोज किया कि भाई आप ऐसा लैंडिंग क्यों करा रहे हो। तो अब जो है इंडिगो कह रहा है कि भाई हम थोड़ा सा अपना सिस्टम को सुधारेंगे और फ़्लाइट इंसिडेंट्स ये सबको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। वो लोगों ने थोड़ा अपील भी किया है कि भाई DGCA को कि यार जो आपने फ़ाइन इम्पोज किया है थोड़ा इसे कम किया जाए। फिर A321 जो फ़्लाइट है उसे चलाने के लिए एक्सपीरियंस के लिए भी उन्होंने बोला है कि भाई अब से इतने पायलट का फ्लाइंग आवर्स होना चाहिए, तभी जाके हम इनको जो है A321 देंगे। ये सब तो छोटे न्यूज़ है, बट मेजर न्यूज़ आप ये चीज़ समझिए कि भाई फ़्लाइट कैसे ये इंडिगो वगैरह जो एयरलाइंस है थोड़ा बहुत सेफ्टी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करके, जस्ट बिकॉज उनका फ्यूल कॉस्ट कम लगे, जस्ट बिकॉज उनका जो इफ़ेक्टिवनेस है वो कम मतलब ज़्यादा है, तो वो लोग थोड़ा सा पायलट्स जो है अपने रिस्क पे कर देते हैं कि भाई ठीक है लैंडिंग कराना है ताकि हमें बोनस मिल जाए, उस चीज़ का बोनस आए थोड़ा रेटिंग बढ़ जाए। और
नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, छोटा सा न्यूज़ है। एनसीबी बस बिगेस्ट डार्कनेट एलएसडी कार्टेल अरेस्ट 3 यूथ। मतलब क्या होता है कि आपको इंटरनेट में ये चीज़ पता होना चाहिए कि इंटरनेट जो हम यूज़ करते हैं ना, वो सिर्फ एक टिप ऑफ आइसबर्ग रहता है। ठीक है, हम जो है इंटरनेट यूज़ करते हैं, उसकी जो मेजर जो पोर्शन रहता है दैट इज़ नोन एज डार्क नेट। डार्क नेट में क्या होता है कि मतलब अलग अलग यूज़र्स जो है वो मतलब एनोनिमस बन के उस पर करते हैं, उस पर गवर्नमेंट का भी कुछ खास कंट्रोल नहीं होता डार्क नेट पे। ठीक है, तो इस तरह के जो इलीगल क्राइम्स है, जैसे पोर्नोग्राफी हो गया, या कोई ड्रग्स का कार्टेल वगैरह चलाना हो गया, या कोई इलीगल सामान वगैरह बेचना हो गया, तो इस टाइप की चीज़ें डार्क नेट में होते हैं। तो अब जो है गवर्नमेंट, देखिए टाइम टू टाइम गवर्नमेंट भी इसको क्रैकडाउन करने की कोशिश करती है। तो अभी यही चीज़ है कि 14,000 LSD प्लॉट सीज्ड फ्रॉम 3 यूथ्स। मतलब समझिए इतना बड़ा कार्टेल चल रहा है कि 14,000 सिर्फ LSD के प्लॉट्स सीज हुए। तो ओवरऑल ये चीज़ है कि आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि भाई डार्क नेट भी करके एक चीज़ होता है इंटरनेट के अलावा। एक्सेस टू डार्क नेट इज़ ऑब्वियसली अ क्राइम, क्योंकि मैंने आपको बताया है रीजन्स, इसको ऑब्वियसली समझाने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ में। तो नेक्स्ट जो दोस्तों, RBI सेंड्स फ्रेश ड्राफ्ट टू ESMA ऑन CCIL ओवरसाइट सेड टू होल्ड फर्म। ठीक है, ये न्यूज़ के बारे में मैंने पहले भी कई बार आपसे डिस्कशन किया है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ जिसमें हुआ क्या ये। क्या हुआ कि CCIL के ऊपर ESMA मतलब जैसे इंडिया का सेबी रहता है वैसे वहाँ का ESMA रहता है। तो ESMA ने ये चीज़ बोला कि CCIL हमारे द्वारा ऑडिटेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो जो भी फॉरेन बैंक्स इनके साथ कर रहे एक्सचेंज वगैरह, मतलब अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो उसके साथ बंद करते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा ऑडिटेड नहीं है। तो वी डोंट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड उसको इन लोगों ने इलीगली कर दिया कि भाई अब जो यूरोप की जो फॉरेन बैंक्स है वो CCIL के साथ ट्रेडिंग नहीं करें। CCIL मतलब क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो हर जो आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं फॉरेन करेंसीज में, अगर मान लीजिए कोई यूरोप का कोई बैंक अगर ट्रांजैक्शन करता है तो वो CCIL के द्वारा वैलिडेटेड रहता है। तो अब यूरोप ने ये चीज़ बोला कि भाई या तो आप हमसे ऑडिट करवा लो। इनफैक्ट CCIL के साथ साथ और 6 ऑर्गेनाइजेशन को भी डीलिस्ट किया था इन्होंने। तो खैर वो एक अलग बात है, बट इन्होंने ये चीज़ बोला था कि भाई या तो आप हमसे ऑडिट करवा लो इन ऑर्गेनाइजेशन का, क्लियरिंग कॉरपोरेशंस का, और या तो फिर हम इसे डीरिकॉग्नाइज कर देंगे। अब इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि आप ऐसे ऑडिट के लिए बोल कैसे सकते हैं, आपको क्या हमारे रेगुलेटरी सिस्टम भरोसा नहीं है, एंड कोई ऐसे तो नहीं है कि एकदम अंडर डेवलप्ड कंट्री है कि आप हमारे ऑडिट करें। वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, तो आप ऐसे ऑडिट के लिए मत बोलिए, हमारे ऑडिट पे आप ट्रस्ट करिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है। फिर अब EU और इंडिया के बीच में जो डील है उसमें CCIL का भी एक पार्ट था। अब जो है हाल फिलहाल में EU ने बोल दिया था कि हाँ नहीं ठीक है, हम CCIL को कंसिडर करेंगे। बहुत ही दबे शब्दों में इन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट किया था कि चलो ठीक है, अब हम CCIL को भी कंसिडर करेंगे और उसको भी देखेंगे कि भाई ठीक है अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम उसे प्रोसेस करेंगे। मतलब अच्छे से हो रहा है कि नहीं, हम ऑडिट नहीं करेंगे, बट हाँ ठीक है, हम उसका थोड़ा एक ड्यू डिलिजेंस करके अपने तरफ से उसे अप्रूव कर देंगे। अब क्या हो रहा है, अभी भी इसका कोई फाइनल कोई कंक्लूजन नहीं आ पा रहा है। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट थोड़ा सा ये चीज़ बोल रही है कि भाई अब थोड़ा इसका जल्दी कंक्लूजन निकाले, और अभी तक जो है इस मैटर को क्लोज नहीं किया गया है कि भाई CCIL वैलिड रहेगा कि नहीं रहेगा, कि इंडियन गवर्नमेंट को ऑडिट कराना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इस सब चीज़ का कोई नहीं। बट इंडियन गवर्नमेंट इस स्टैंड में अपने फर्म है कि हम ऑडिट तो नहीं करवाएंगे आपसे। शायद ऐसा बोला जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि अगर मान लीजिए CCIL का ऑडिट नहीं होता और ESMA उस चीज़ को अप्रूव नहीं करता है, तो फिर एक थर्ड पार्टी के थ्रू जाना पड़ेगा। और थर्ड पार्टी के थ्रू मतलब जिसका ऑडिट ऑलरेडी, जिसका क्लियरिंग कॉरपोरेशन का ऑडिट ऑलरेडी ESMA के पास है। तो अगर थर्ड पार्टी के द्वारा जाएंगे तो फिर वो RBI के नॉर्म्स के अंदर आ जाएगा, जो लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क है RBI का, उसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये एक RBI द्वारा क्लियरिंग कॉरपोरेशन नहीं है ना, इसीलिए। नेक्स्ट जो दोस्तों, बैड बैंक्स ट्विन स्ट्रक्चर नाउ सीन एज अ बैड एसेट। देखिए हुआ क्या ये कि NARCL और AIF ये 2 विंग बनने थे एसेट रिकन्स्ट्रक्शन के हिसाब से। इंडियन गवर्नमेंट को बनाना था ये चीज़। क्या करते NARCL
NARCL क्या करती है कि भाई वो अलग अलग लोन को अक्वायर करती इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे, और अलग अलग डिस्ट्रेस लोन को, सपोज मान लीजिए 100 करोड़ का लोन है तो NARCL 20 करोड़ में अक्वायर कर लिया या 10 करोड़ में अक्वायर कर लिया, एंड देन इसे फिर क्योंकि इसमें प्राइवेट कंपनीज भी है और पब्लिक कंपनीज भी है, तो इसे फिर थोड़ा इम्प्रूव कराया जाएगा, एंड देन मतलब इससे जो भी प्रॉफिट आएगा फिर उसके शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा, शेयर होल्डर एज एन जो NARCL में इन्वेस्ट किए हुए हैं। अब इसमें जो इन्वेस्टमेंट आएगा कहाँ से? इन्वेस्टमेंट आएगा एक तो गवर्नमेंट गारंटी से कि भाई ठीक है, गवर्नमेंट का अगर NARCL अगर पैसा नहीं चुका पाता तो फिर गवर्नमेंट गारंटी इन्वोक होगा, और दूसरा फंडिंग एक ये भी आएगा कि भाई ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड बनेगा, AIF जिसको बोला गया है, और AIF के द्वारा ये परचेज किया जाएगा। मतलब AIF NARCL को पैसा देगा, NARCL लोन खरीदने के लिए पैसा देगा बैंक्स को। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या क्या होगा। एक तो 30,000 करोड़ का एलोकेशन किया हुआ था, सिर्फ 10,000 करोड़ का तक का अभी NARCL ने ट्रांजैक्शन किया, वो भी सिर्फ 3 लोन मिला के, तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। अभी भी ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि भाई हम जो लोन अक्वायर कर रहे हैं, अगर मान लो कल को ऑडिट होता है और ये चीज़ बोलते हैं कि भाई तुमने तो बहुत कम लोन अक्वायर कर लिया, तुमने तो बहुत ज़्यादा में लोन अक्वायर कर लिया, तो फिर इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? उनका ये कहना है कि भाई अभी NARCL क्या कर रही है, इतना पैसा खर्चा कर रही है ड्यू डिलिजेंस में, कंपेयर टू, देखिए प्राइवेट भी तो एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी होती है ना, तो प्राइवेट एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी इतना ज़्यादा स्पेंडिंग नहीं करती है कंपेयर टू NARCL ऑन दी ड्यू डिलिजेंस ऑडिट। तो इस केस में प्राइवेट कंपनीज जो है वो ज़्यादा फेवरेबल है एसेट रिकन्स्ट्रक्शन के हिसाब से देखा जाए। एंड तो भी अगर कोई डिस्ट्रेस कंपनी की भी अगर बात की जाए तो देखिए उनके पास इतना ना टाइम नहीं होता कि भाई ऑडिट पे ऑडिट, ड्यू डिलिजेंस पे ड्यू डिलिजेंस हुए जा रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, भाई तुरंत फंडिंग दो, तुरंत हमारा ये इस ट्रैप से हमें उठाओ, एंड देन प्रॉफिट उनका उठाओ, ऐसा रहता है। दीज आर मोर अपॉर्चुनिस्टिक एंड यू हैव टू बी लिटिल बिट क्विक एंड यू हैव टू let go the the traditional process of due diligence, and आपको थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा प्रोसेस। तो एक चीज़ में ये NARCL पीछे। फिर अगर NARCL का, मैंने आपको 2 फंक्शन के बारे में बोला था, एक तो लोन अक्वायर करेगी और दूसरा क्या करेगी भाई, रिकन्स्ट्रक्शन करवाएंगे। तो अब NARCL में 2 विंग्स हो गए, एक हो गया NARCL जो कि लोन अक्वायर करेगी, एक हो गया IDRCL दैट इज़ इंडियन डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। वो लोग क्या करेंगे, वो लोग ये करेंगे कि भाई डेट को थोड़ा मतलब रिवैम्प करेंगे, एज एन जो कंपनी उसे रिवैम्प करके कंपनी को प्रॉफिट में लाके आने की कोशिश करेंगे। इसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी जो ज़्यादा इन्वॉल्व है। देखिए IDRCL के बारे में क्या बोल रहा है, इट एक्ट्स पैरेलली एज प्राइवेट सेक्टर एंटिटी फोकस ऑन रेजोल्यूशन ऑफ द नॉन परफॉर्मिंग एसेट फॉर एनहांसिंग द वैल्यू ऑफ लोन्स एंड फाइंडिंग अ बेटर सूटर फॉर द ट्रबल्ड बोरिंग कंपनी। ठीक है, तो इसके भी 2 विंग्स हो गए। तो इसी चीज़ को बोला जा रहा है कि भाई एक से आप लोन करवा रहे हो, दूसरे से आप रिकन्स्ट्रक्शन करवा रहे हो, और दोनों ही फाइनल अप्रूवल NARCL से ही जाएगा। तो बोल रहे कि फिर दोनों एंटिटी बनाने का मतलब क्या, आप एक ही में बना दो उसे। ये सब से क्या हो रहा है कि भाई जब मैं आपको पहले बताया था पॉइंट्स में कि भाई प्रोसेस डिले हो रहा है, उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहा है वगैरह। सो आई होप आपको NARCL का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या प्रॉब्लम्स है वो समझ में आया होगा, एंड वो प्रॉब्लम क्यों है, क्या है, वो भी चीज़ समझ में आया होगा। नेक्स्ट छोटा सा न्यूज़ है दोस्तों, RBI सेज 88% ऑफ 2000 नोट्स रिटर्न इन 2 months। बहुत ही छोटा न्यूज़ है, बस टाइम टू टाइम RBI अपडेट देती रहती है कि भाई 2000 करोड़ कितने वापस आ गए। 3,14,000 करोड़ के जो है नोट्स आ गए, लगभग 3,84,000 के आसपास नोट्स। हालांकि आपके जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना रेलेवेंट नहीं है, बट हाँ पता होना चाहिए कि भाई ठीक है, इस बार जो इन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया है वो इतना वो उसका भी वही आउटकम आया, एज इन जितने पैसे उस समय भी जब बैंक अकाउंट में आने थे सब आ गए थे, इस बार भी लगभग आ ही जाएंगे। बट हाँ आप ये चीज़ देखिए कि इससे फेक करेंसीज कर्व हो रहे हैं। मान लीजिए 2000 नोट के अगर 3,84,000 करोड़ का नोट चल रहा है मार्केट में, जो कि RBI के द्वारा ऑब्वियसली इशूड है, और एक्चुअल मार्केट में अगर देखा जाए तो हो सकता है वो 4 लाख करोड़ के आसपास हो। तो बाकी का जो 13,000 करोड़ का जो फेक नोट है वो बैंकिंग सिस्टम में नहीं आ सकता, मतलब वो क्रॉस नहीं कर सकता उससे। अगर वो क्रॉस करेगा तो समहाउ कहीं ना कहीं गड़बड़ है। नेक्स्ट दोस्तों हाइब्रिड फंड्स के बारे में थोड़ा एक प्रॉपर एक नॉलेज फीस्ट बोल लो आप उसको। तो ये चीज़ क्या है कि
हाइब्रिड फंड्स के बारे में थोड़ा नॉलेज देना चाहता हूँ कि टाइम टू टाइम क्या होता है कि हमें बोला जाता है कि भाई आप अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट करो ताकि आपका रिस्क जो है डाइवर्सिफाइड रहे, बट हमें समझ नहीं आता यार कौन से एसेट क्लास में इन्वेस्ट करें, और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं रहता कि भाई हम अलग अलग क्लास में इन्वेस्ट करते रहे, कभी डेट में करें, कभी म्यूचुअल फंड में करें, कभी म्यूचुअल फंड एजेंट, कभी डेट में करें, कभी इक्विटी में करें, कभी कोई मेटल में करें, कभी कोई आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी ले लें। तो इस टाइप का हमारे पास टाइम नहीं होता। तो उसके लिए क्या बनाया गया, उसके लिए बनाया गया कि भाई हाइब्रिड फंड्स बेसिकली होता क्या है दोस्तों, ऐसा फंड जो कि अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करके रखता है, मेजरली गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इक्विटी तो खैर है ही, ठीक है। इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, ऑब्वियसली जो भी सारे बेनिफिट्स होते हैं डाइवर्सिफिकेशन के, वो तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आपका रिस्क जो है पूरा डाइवर्सिफाई हो जाता है, आपका रिटर्न जो है ऑप्टिमम हो जाता है। सिर्फ आपके पास सिस्टमैटिक रिस्क रहता है, अनसिस्टमैटिक रिस्क आप पूरा खत्म कर देते हो। सेक्टरल अनसिस्टमैटिक रिस्क की बात कर रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद हाउ आर हाइब्रिड फंड्स टैक्स। देखिए, हाइब्रिड फंड्स का टैक्सेशन नॉर्मल इक्विटी की तरह होता है, यानी कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लेते हो तो 15% और लॉन्ग टर्म के लिए लेते हो तो 10% अबव 1 लाख। अब देखिए, इसमें अलग अलग टाइप के हाइब्रिड फंड्स क्या क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक होता है अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स। अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में 65 to 80% के आसपास ये लोग इक्विटी में डाल देते हैं, बाकी अगर बचा कुछ और लोग डेट पे डाल देते हैं। बैलेंस एडवांटेज और डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, ये क्या करते हैं, कुछ प्री मिक्स फॉर्म में, जैसे 35% के आसपास डेट में डाल दिया, बाकी इक्विटी में डाल दिया। बट इन लोग क्या करते हैं, मार्केट का जो रेट है, एलोकेशन है, उस हिसाब से ये लोग अपना खुद का एलोकेशन करते रहते हैं। सपोज मान लीजिए डेट में मैंने इन्वेस्ट किया, इक्विटी में भी इन्वेस्ट किया इस फंड ने, और इक्विटी मार्केट एकदम से कम हो गया, डेट मार्केट एकदम से बढ़ गया, तो ये क्या करेंगे, डेट को थोड़ा बेच के वापस से इक्विटी कर लेंगे, सो दैट उनका बैलेंस आ जाए। सो दे एडजस्ट देयर पोर्टफोलियो इन अ डायनामिक वे डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशंस। फिर उसके बाद मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स, इनका ये कहना है कि भाई ये भी जो है 10% एटलीस्ट इन 3 क्लासेस करते हैं, दैट इज़ इक्विटी, डेट एंड गोल्ड। देखिए, गोल्ड अभी पहली बार ही आ रहा है इन दोनों क्लासिफिकेशन के बाद, तीसरे में फर्स्ट टाइम आ रहा है। और अगेन इनका भी ये रहता है कि एडजस्टमेंट करते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी मार्केट कंडीशन। और इक्विटी सेविंग फंड्स कैश, डेट एंड आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ लेते हैं कैश एंड डेरिवेटिव सेगमेंट्स में, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि भाई जो डेरिवेटिव सेगमेंट रहता है, कभी कभी क्या हो जाता है कि भाई उसमें आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज़ आ जाता है, जैसे विदाउट रिस्क, विदाउट इन्वेस्टमेंट्स आपको प्रॉफिट बनने लगता है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है, जैसे कि शेयर्स वगैरह के बारे में भी मैंने आपको दिया, डेरिवेटिव्स के बारे में भी आपको एग्जांपल दिया है। नहीं क्लियर हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए, कभी डिटेल में उसके भी डिस्कशन कर लेंगे। कल का न्यूज़ है दोस्तों, बस थोड़ा सा कंटिन्यू कर दे रहा हूँ इसको, कि रिकॉर्ड 6.77 करोड़ ऑफ IT रिटर्न्स हैज़ बीन फाइल्ड एज ऑन जुलाई 31। लास्ट ईयर का नंबर से देखा जाए तो लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा का इंक्रीमेंट है। तो गुड फॉर अस कि भाई जितना टैक्स बेस बढ़ रहा है तो उतनी इकनॉमी टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा तो वाइट मनी भी बढ़ेगा, और वाइट मनी तो खैर बढ़ेगा, वो तो अलग बात है, बट इकनॉमी भी इम्प्रूव होगा ओवरऑल, ठीक है। अगर आपने अभी तक टैक्स फाइलिंग नहीं किया तो आप ये चीज़ मान के चलिए कि अगर आपका इनकम टैक्स का रिटर्न अगर नील है तो भी आपको 5,000 तक का फ़ाइन पे करना पड़ेगा, और 1,000 तक का फ़ाइन पे करना पड़ेगा, और अगर आपका उसके ऊपर है तो फिर आपको 5,000 तक का फ़ाइन पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज दोस्तों, कंपनीज इन गुड़गांव आर स्टाफ टू वर्क रिमोटली। देखिए, ये न्यूज़ क्या है कि गुड़गांव के पास जो निया विले डिस्ट्रिक्ट है, उसमें हुआ क्या कि थोड़ा एक रायट टाइप का हो गया, कम्युनल वायलेंस टाइप का हो गया। मॉस्क जो अंडर कंस्ट्रक्टेड मॉस्क है उसे जला दिया गया, और 1-2 लोगों की हत्या कर दी गई। तो अलग अलग कम्युनिटी में मतलब मुस्लिम कम्युनिटी को पहले टारगेट किया गया था इसमें। तो अब क्या हुआ कि भाई इसमें जो है वापस से इन्होंने जो रिटेलिएशन में कुछ एम्प्लॉयज़ को मार दिया, स्टैब टू डेथ कर दिया, मतलब बीटन टू डेथ हो गया, और इसीलिए जो एम्प्लॉयर्स है बेसिकली थोड़ा कंसर्न्ड है, और ये इस कम्युनल वायलेंस के कारण ये चीज़ बोला जा रहा है कि भाई कई सारे एम्प्लॉयर्स जो है वर्क फ्रॉम होम देने के लिए या जल्दी ऑफिस से छोड़ने के लिए बात कर रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों, मिनिस्ट्री अर्ज टू ईज नॉन बासमती एक्सपोर्ट्स बैन। देखिए, नॉन बासमती एक्सपोर्ट्स बैन लग गया था क्योंकि हमारा खुद का प्रोडक्शन कम हुआ था ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल। अब हो सकता है क्योंकि रेनफॉल थोड़ा हो गया है, तो अब जो है इसे एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया जाए, ऐसा इंडस्ट्री एसोसिएशन का कहना है। कि बेसिकली होता क्या है दोस्तों, देखिए आपने तो अपने करंट इकोनॉमी के हिसाब से बैन लगा दिया, दैट इज़ ओके,
बट लॉन्ग टर्म में जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है एक्सपोर्टर्स, मतलब उधर बाहर के इंपोर्टर्स से कि भाई हम आपको एक्सपोर्ट कर करके देंगे, उनका तो कॉन्ट्रैक्ट ही फेल हो जाता है ना। उनको फिर ये चीज़ लगता है कि भाई इंडिया एक रिलायबल पार्टनर नहीं है। इंडिया का जब मन चाहे वो बारिश थोड़ा कम होगा तो वो अपना एक्सपोर्ट बैन लगा देंगे। और अगर आप देखा जाए तो जब ये बारिश वगैरह कम होती है तभी तो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि भाई बाहर से हम इंपोर्ट करें, तभी तो ओवरऑल हर इकोनॉमीज़ में राइस के प्राइसेस बढ़ जाते हैं और हम सोचते हैं कि नहीं चलो ठीक है हम बच गए क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। और उसी टाइम में अगर आप बोलोगे नहीं हम आपको सप्लाई नहीं कर पाएंगे, बस हमारी गवर्नमेंट ये चीज़ बोल रही है, तो दैट इज़ नॉट फेयर। तो इंडिया का एज अ पार्टनर थोड़ा सा एक ख़राब इमेज भी बन जाता है, ऐसा बोला जाता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड दोस्तों, हैव ए नाइस डे। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन बताइए। देखता हूँ आजकल आपके कमेंट्स पे आते रहते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है देख के, काफ़ी मोटिवेटिंग लगता है। ऐसे ही कमेंट्स देते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए लोगों को भी बोलिए। हैव ए नाइस डे।